एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसमें हम देखने वाले हैं कि जीव कैसे अपना प्रजनन कर अपनी संततियों को आगे बढ़ाते हैं तथा उनकी निरंतरता बनी रहती है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं सामान्य परिचय। वह क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे प्रजनन कहते हैं। यह जीवधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा जीवधारी अपने आनुवंशिक पदार्थ को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। अन्य जीवधारियों के समान पौधों में भी प्रजनन का गुण पाया जाता है। जीवों में अर्थात जंतुओं में प्रजनन लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधियों द्वारा होता है तथा पौधों में बीजाणुओं द्वारा होता है। जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है, जिसमें संतति कोशिका अपने मातृ कोशिका से भिन्न नहीं रहती है, मतलब वे अपने मातृ कोशिका के ही समान दिखाई देती है। जबकि लैंगिक प्रजनन में संततियाँ अपने मातृ कोशिका के समान नहीं दिखाई देती है, भिन्न दिखाई देती हैं। इससे लैंगिक प्रजनन में विकास निरंतर बनी रहती है और विभिन्नताएं भी संततियों में बनी रहती हैं, जिससे आनुवंशिक रोग तथा अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर से बचा जा सकता है। पौधों में सामान्यतः बीजों द्वारा प्रजनन होता है, परंतु ये पौधों के अन्य भागों जैसे जड़, तना, ट्यूबर्स, प्रकंद, रनर आदि के द्वारा भी गुणन करते हैं। इसके साथ साथ पौधों में अलैंगिक संरचनाओं जैसे बीजाणुओं, कोनिडिया आदि के द्वारा भी प्रजनन होता है, परंतु यह प्रजनन मुख्यतः निम्न वर्गीय पौधों में पाया जाता है। जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों द्वारा होता है। जंतुओं में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह मुख्यतः विखंडन द्वारा, अर्थात ये अपने शरीर में विखंडित हो जाते हैं तथा मुकुलन, प्लाज्मोटोमी, गेमियोन विखंडन, पुनरुद्भवन आदि विधियों द्वारा होता है। प्रजनन की विशेषताएं। प्रजनन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो कि किसी प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक होती है, जो निम्नानुसार है। फर्स्ट है, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक का निर्माण होता है। इस क्रिया में प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों संलयित होकर युग्मक अर्थात ज़ैगोट का निर्माण करते हैं, जो कि विकास कर भ्रूण का निर्माण होता है, जिससे ज़ैगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। इस क्रिया के द्वारा ही नई पीढ़ी का जन्म होता है तथा जीव की निरंतरता बनी रहती है। ये इसका दूसरा विशेषता है। तीसरा है, इस प्रक्रिया के कारण कोशिकाओं एवं जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके कारण ही कोशिका विभाजन संभव हो पाता है। पांचवा है, इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है तथा आनुवंशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। प्रजनन के द्वारा जब जाइगोट बनता है, तब नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जो कि संलयित होकर जाइगोट में स्थानांतरित हो जाते हैं। मादा युग्मक तथा नर युग्मक दोनों का गुणसूत्र जाइगोट में रहता है तथा वो भ्रूण में विकसित होकर वे भी प्रजनन कर आगे अपनी संततियों में स्थानांतरित होते रहते हैं। छठवां है, इस प्रक्रिया में आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। ये है प्रजनन की विशेषताएं, जो कि प्रजनन के लाभ। पहला, प्रजाति की निरंतरता। प्रजनन के कारण प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है तथा वे विलुप्त होने से बचे रहते हैं।
दूसरा, प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों से होता है। अर्थात प्रतिस्थापन अस्तित्व को बनाए रखना। प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। चौथा, विभिन्नताएं। प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं। पांचवा, विभिन्नताओं का स्थानांतरण। प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। प्रजनन की विधियाँ, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की सामान्यतः निम्नलिखित 3 विधियाँ पाई जाती हैं। पहला, अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा, वर्धी प्रजनन या प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपेगेशन। फर्स्ट, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। बिना निषेचन के ही ये इकाइयाँ विकसित होकर नया जीव बना देती हैं। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। प्रत्येक क्लोन को गैमेट कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन नहीं होता। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, जिसमें भ्रूण का विकास एक ही जनक से होता है। अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है, जो भ्रूण बनता है, उसे क्लोन कहते हैं तथा जो प्रत्येक क्लोन उत्पन्न होता है उसे गैमेट कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन प्रायः निम्नवर्गीय पौधों जैसे ब्रायोफाइट्स, शैवालों, कवकों, टेरिडोफाइट्स आदि में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषताएं। पहला, अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है, अतः एक जनकीय होता है। एक जनक से इसमें संतति उत्पन्न होती है। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित नहीं होते हैं तथा इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। इसमें अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतति अपने मातृकोशिका के समान होती है। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तीसरा, इसमें विभाजन केवल समसूत्री विधि द्वारा ही होता है। चौथा, नवजात संततियाँ आनुवंशिक रूप से समान होती है। इसमें अगुणित एवं द्विगुणित पीढ़ियों का एकांतरण नहीं होता है। छठा, इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है, अतः इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। सातवां, बनने वाली संततियाँ जनक के समान होती हैं, अतः संततियाँ आकार, संरचना एवं अन्य लक्षणों में समान होती हैं। अर्थात इसमें संततियाँ अपने मातृकोशिका अर्थात जनक के समान ही होती हैं। इसमें कोई विभिन्नताएं पाई नहीं जाती हैं। अतः इसमें एक हानि भी है। अलैंगिक जनन में हानि है कि जो मातृकोशिका में विकार होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं, वे संतति कोशिका में आते हैं अर्थात भ्रूण में पाया जाता है। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में जो मातृकोशिका में जो जेनेटिक डिसऑर्डर पाया जाते हैं, वे संतति कोशिका में आने की संभावना कम रहती है। अलैंगिक जनन से लाभ। पहला, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेती है। दूसरा, यह जनन केवल असूत्री व समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। थर्ड, यह जीवों के दूर तक फैलने में मदद करता है। फोर्थ, केवल एक जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है। अलैंगिक जनन में जो जंतु फिर यह प्रजनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन से हानियाँ। फर्स्ट, इस प्रजनन से बने जीवों में वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। सेकंड, इस प्रजनन से विकास की संभावना क्षीण होती है। अर्थात इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसमें
जो मातृकोशिका में जो डिसऑर्डर होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, वो संतति कोशिका में आती है तथा लैंगिक प्रजनन में से उत्पन्न जीवों में अर्थात भ्रूण में ये संभावना कम रहती है। थर्ड, इस प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं होता है। इस कारण इस विधि से बनी संतानों में आनुवंशिक पुनर्योजन तथा विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। ये चार्ट फॉर्म में है जिससे आपको बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट विखंडन, सेकंड मुकुलन, थर्ड प्लाज्मोटोमी, चौथा फोर्थ गैम्यूल, फिफ्थ पुनरुद्भवन या खंडीभवन, सिक्स बीजाणु निर्माण द्वारा। फर्स्ट विखंडन जो कि दो प्रकार में बटा हुआ है। फर्स्ट ए द्विविखंडन तथा बी बहुविखंडन। द्विविखंडन जो कि अमीबा में होता है तथा पैरामीशियम यूगिना प्लैनेरिया में होता है। दूसरा बी बहुविखंडन, उदाहरण प्लाज्मोडियम में पाया जाता है तथा मोनोसिस्टिस में पाया जाता है। फर्स्ट विखंडन द्वारा, इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोश के जीवों में होता है। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक खंड से या कोशिका से नया जीव बन जाता है। इस विधि द्वारा विभाजित होने वाले जीवों की मृत्यु विरल होती है, अतः ये लगभग अमर होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि विखंडन अर्थात किसी भी जीव का शरीर विखंडित होता है अर्थात खंडों में बँट जाता है। खंडों में बँटने से जो एनवायरनमेंट में वह खंडित होता है वो एनवायरनमेंट में वह ग्रोथ करने लगता है। उसे पर्टिकुलर कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो एनवायरनमेंट में वो खंडित होता है वो एनवायरनमेंट में वो ग्रोथ करने लगता है। विभाजन के तल के आधार पर द्विविखंडन निम्न प्रकार का होता है। फर्स्ट सरल या अनियमित द्विविखंडन। इस विधि में कोशिका का विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, उदाहरण अमीबा। किसी भी तल में हो सकता है अर्थात ये एक गोला है। इसमें हम यह एक गोला है, इसे हम विभाजित करते हैं इस तल में इसे हम लंबवत अक्ष कहते हैं तथा इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं। इसे किसी भी अक्ष में काटा जा सकता है। इसे सरल या अनियमित विखंडन कहते हैं। दूसरा है लंबवत द्विविखंडन। इस विभाजन में विभाजन का अक्ष लंबवत अक्ष से गुजरता है, उदाहरण वर्टिसेला यूग्लिना। यूग्लिना का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें विभाजन लंबवत अक्ष में होता है, जो कि ये विभाजन वर्टिसेला तथा यूग्लिना दोनों में पाया जाता है। तीसरा है तिर्यक द्विविखंडन। इस विभाजन में विभाजन का अक्ष प्राणी के लंबवत अक्ष के साथ एक कोण बनाता है। इसमें लंबवत अक्ष के साथ जो विभाजन होता है उसमें एक कोण निर्मित होता है। फोर्थ है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। इस प्रकार के विभाजन में विभाजन का अक्ष प्राणी में देहगुहा के अनुप्रस्थ अक्ष से गुजरता है, उदाहरण प्लैनेरिया, पैरामीशियम, जीवाणु, डेटम आदि। हम माना कि ये एक जीव है जिसमें विभाजन अनुप्रस्थ अक्ष से गुजरता है। इसे हम अनुप्रस्थ द्विविखंडन कहते हैं।
द्विविखंडन के बाद हम बहुविखंडन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक लगातार कई बार विभाजित होकर अनेक पुत्री नाभिक बना लेता है। इसके पश्चात प्रत्येक नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि कोई कोशिका है जिसमें केंद्रक लगातार विभाजित होता है। लगातार विभाजित होने के बाद इसके चारों ओर जो कोशिका द्रव्य होता है वे जमा हो जाता है और इस प्रकार जनक कोशिका अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अर्थात कोई कोशिका इस विधि में कोशिका का जो केंद्रक होता है वे सर्वप्रथम विभाजित होता है तथा उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि कोशिका का विभाजन सर्वप्रथम केंद्रक में विभाजन सर्वप्रथम होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। दूसरा, कलिकायन अर्थात मुकुलन द्वारा। इस प्रजनन में वयस्क जीव के शरीर पर पहले एक उभार जिसे हम कलिका कहते हैं, यह विकसित होकर एक पूर्ण विकसित जीव बना लेती है। अर्थात कोई भी जीव माना कि ये एक जीव है, उसके शीर्ष पर एक उभार आ जाता है। उसके शीर्ष पर एक उभार आ जाता है तथा ये अपने मातृकोशिका से अलग होकर ये ग्रो करने लगता है। ये उसकी मातृकोशिका है और ये मुकुलन अर्थात एक कलिका है जो कि अपने मातृकोशिका से अलग हो जाती है और ये वो एनवायरनमेंट में ग्रो करने लगती है। इस विकास के दौरान यह अपना पोषण जनक जीव से प्राप्त करती है, लेकिन पूर्ण विकसित होने पर यह जनक से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है। ये कोशिका प्रायः जब तक अलग नहीं होती है अपनी मातृकोशिका से, तो यह अपना पोषण मातृकोशिका से प्राप्त करती है तथा अलग हो जाने के बाद यह अपना भोजन स्वयं बनाती है। उदाहरण जंतुओं में साइकोन, हाइड्रा, प्लैनेरिया इत्यादि में होता है। पौधों में भी ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। पौधों में ईस्ट जो कि मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, इसमें कलिका का निर्माण होता है तथा यह अपना पोषण मातृकोशिका से प्राप्त करती है तथा परिपक्वन के पश्चात यह अपने मातृकोशिका से अलग होने पर अपना पोषण स्वयं करती है, अर्थात स्वयं निर्माण करती है तथा अपना पोषण बनाती है। अलैंगिक प्रजनन की तीसरी विधि प्लाज्मोटोमी द्वारा जो कि बहुकेंद्रीय जीवों में पाया जाता है, जिनका जीव द्रव्य विभाजित होकर 2 जीवों में बढ़ जाता है। बाद में केंद्रक विभाजित होकर पहले जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। प्लाज्मोटोमी द्वारा पहले कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अर्थात जीव द्रव्य विभाजित होता है, उसके बाद केंद्रक विभाजित होता है। इसमें यह प्लाज्मोटोमी जस्ट बहुविखंडन का उल्टा विधि है, जिसमें पहले बहुविखंडन में केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन प्लाज्मोटोमी में पहले जीव द्रव्य अर्थात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, उसके बाद केंद्रक का विभाजन होता है। प्लाज्मोटोमी ओपेलाइना तथा पॉलीमिक्सा आदि द्वारा दर्शाया जाता है। गेम्यूल द्वारा अलैंगिक प्रजनन की यह एक 4th विधि है, गेम्यूल द्वारा। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, जिसे गेम्यूल या स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। जब किसी कारणों से जनक जीव की मृत्यु हो जाती है, तब ये रचनाएं अनुकूल परिस्थितियों के आने पर विकसित होकर नया जंतु बना लेती हैं। इस प्रकार का जनन कुछ स्पंजों में पाया जाता है, उदाहरण स्पॉन्जिला।
खंडी भवन या पुनरुद्भवन वह प्रजनन है जिसमें जब जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में बढ़ जाता है या कट जाता है या इसे काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जंतु बना लेती है। उदाहरण कुछ स्पंज सिलेंट्रेटा कुछ सिलेंट्रेटा जैसे हाइड्रा, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस जैसे प्लैनेरिया तथा इकोडर्म जंतुओं में यह विधि से प्रजनन पाया जाता है, प्रजनन होता है। छठा विधि अलैंगिक जनन की छठा विधि जो कि बीजाणुओं द्वारा यह विधि पौधों में पाया जाता है। पौधों में बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु अर्थात जो कि पौधों में निर्माण होता है। बीजाणु अति सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाली संरचना होती है जो कि अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देती है। बीजाणुओं का निर्माण केवल कवकों, शैवालों, प्रोटिस्टा एवं मुनीरा समूह के सदस्यों में होता है। बीजाणु जिसमें कशाभिका पाए जाते हैं उन्हें जूस्पोर या सच्चल बीजाणु तथा जिनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है उन बीजाणुओं को अचल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण एकाइनिट, कोनिडिया, हिप्नोस्पोर्स आदि। राइजोपस में बीजाणु का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो एवरीवन, ये हमारा भी आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लैंगिक प्रजनन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।